दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 4 जो है कृषि। इस अध्याय में आप जानेंगे कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से, और भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं और उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों भारत के बारे में आप बहुत शुरू से जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाकलाप है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं, कृषि उसमें से प्राथमिक है। ये हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न पैदा करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल भी मिलता है और इसके अलावा कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है और निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। दोस्तों कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है और पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं और वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में कुछ अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। इनमें आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं कृषि के। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दोस्तों ये जो कृषि है, जीविका निर्वाह कृषि, ये भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और ये जो जीविका निर्वाह कृषि होती है, ये इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये कर्तन दहन प्रणाली, दोस्तों प्रारंभिक कृषि में जो कर्तन दहन प्रणाली है यानी स्लैश एंड बर्न कृषि है, किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए, तभी इसका अर्थ जो है, इसका नाम जीविका निर्वाह कृषि है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता भी कम होती है। इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय नामों से, अलग अलग स्थानीय नामों से। जैसे जीविका निर्वाह कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। दोस्तों झूम क्या है? तो झूम कर्तन दहन प्रणाली के द्वारा कृषि है। इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है और मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में इस कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती जो है अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में झूम कृषि को बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान और बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में परिवार के साथ एक गांव में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर एक चित्र दिया गया है कि रिंझा जो है, एक लड़की है, वो असम में डिफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के जो है सदस्यों द्वारा भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर और जलाकर साफ करते देख आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करने में सहायता करती है। वह अपने स्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, लेकिन इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष
दूसरी जगह जाना पड़ता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बाद आइए देखते हैं गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो जोतें होती हैं उनका आकार छोटा होता जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे पुराने समय में किसी के पिताजी अकेले रहे हों, उनके 4 बच्चे हो जाएं, तो जब वो खेती बँटती है तो जोत का आकार छोटा हो जाता है। इसके अलावा किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव भी होता है। तीसरा प्रकार जो है दोस्तों वो है वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। इसके अलावा जो है सिंचाई का बृहत्तम प्रयोग किया जाता है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, लेकिन उड़ीसा में ये जीविका की फसल है। दोस्तों, रोपड़ कृषि भी एक प्रकार से वाणिज्यिक कृषि होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ या इंटरफेस है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत की बात की जाए तो चाय, काफ़ी, रबर, गन्ना, केला ये महत्वपूर्ण रोपड़ या बागानी फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन जो है वो बिक्री के लिए होता है और इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप में हम ये देखेंगे कि भारत में जो फसलें हैं उनका प्रारूप या पैटर्न क्या है। भारत की भौतिक विविधताएं और संस्कृतियों की बहुलता के बारे में आप जानते हैं। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में भी दिखाई देता है। इसलिए हमारे देश में जो बोई जाने वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सभी का प्रारूप अलग अलग है और अलग अलग क्षेत्रों में बोई जाती हैं। भारत में दोस्तों 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, आप जानते भी होंगे, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल जो होती हैं इनको शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ये ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटे जाते हैं। रबी फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी आदि आती हैं और ये फसलें देश के बड़े भूभाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण राज्य हैं। दोस्तों, रबी फसलों के उत्पादन के लिए शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इसके अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता से भी रबी की फसलों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरी फसल खरीफ फसलें होती हैं। खरीफ फसल क्या है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं और ये मानसून के समय जुलाई के आसपास बोई जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। चावल की खेती मुख्य रूप से भारत में असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के तटीय राज्यों में होती है। चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। अभी हाल में असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। उन प्रजातियों के नाम हैं आस, अमन और बोरो। दोस्तों, रबी और खरीफ की फसलों के बीच जो अत्यधिक गर्मी का मौसम होता है मई जून जुलाई, उसमें क्या होता है, जायद फसलें बोई जाती हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जी इन फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख फसलों के बारे में। दोस्तों, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट।
आइए सबसे पहले चावल के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत का जो मुख्य खाद्यान्न है वो चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य की श्रेणी में आता है। चावल आपने अभी अध्ययन भी किया है कि ये खरीफ की एक फसल है। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और अत्यधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको सिंचाई करके उगाया जाता है। यहाँ पर देखिए इस चित्र में मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल दिखाई दे रही है। दोस्तों चावल जो है मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव नहीं है। दूसरी मुख्य फसल गेहूं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं रबी की फसल है और इसके लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है और इसके लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। इसमें यानी गेहूं उत्पादक राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग शामिल होते हैं। तीसरा जो खाद्यान्न है दोस्तों मोटे अनाज या मिलेट का है। भारत में ज्वार, बाजरा और रागी जो हैं ये प्रमुख मोटे अनाजों में हैं। यद्यपि इनको मोटा अनाज कहा जाता है लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो मोटे अनाज हैं उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। दोस्तों मोटे अनाजों में बाजरा बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में बाजरा प्रमुख रूप से उगाई जाती है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों एक फसल है मक्का। मक्का ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है और यह एक खरीफ की फसल है। यहाँ पर देखिए जो है प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। इसमें देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा जो है उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। दोस्तों जो बाजरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मक्का के बारे में कि मक्का पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो दोस्तों आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों में उच्च पैदावार देने वाले बीजों और उर्वरकों तथा सिंचाई के प्रयोग के से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। मक्का मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में उगाया जाता है। यहाँ पर देखिए मक्के की कृषि में कुछ महिलाएं उनको काट रही हैं या तोड़ रही हैं। अगला महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें बहुत अधिक प्रोटीन प्रदान करती हैं। तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। दोस्तों दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को तोड़कर अन्य सभी दालें अरहर को छोड़कर अन्य सभी वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता या नाइट्रोजनीकरण भी करती हैं। इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन या रोटेटिंग द्वारा बोया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। दोस्तों खाद्यान्नों के अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलें जिसमें गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के बीच उगाई जाने वाली फसल है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है।
और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक बहुत अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ब्राज़ील में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के लिए गन्ने का उपयोग किया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों तिलहन। तिलहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था और देश में बोए गए क्षेत्रफल के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग की जाती हैं। कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली एक तिलहनी फसल है। ये खरीफ की फसल है और देश के मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से पैदा होता है। यहाँ पर देखिए तिलहन फसलों में मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली है। इसके अलावा ये सूरजमुखी है और ये सरसों के खेत हैं, बहुत ही आकर्षक और लुभावने लगते हैं। दोस्तों तिलहनों में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल, सफ़ेद तिल और काला तिल आप जानते हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों चाय के बारे में। चाय एक प्रमुख पेय फसल है। ये बागानी या रोपड़ कृषि का उदाहरण है। ये पेय पदार्थ की फसल है। इसको शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे और आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी में और सुगम निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यहाँ पर पानी का जमाव नहीं होना चाहिए लेकिन आर्द्रता होनी चाहिए। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम गहन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए होता है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में जो हैं असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल आते हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर देखिए चाय की कृषि बागानों में की गई है और चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बागानी फसल काफ़ी है। भारतीय काफ़ी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है और हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है। प्रारंभ में ये यमन से लाई गई थी और इस किस्म की काफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक भारत का कॉफ़ी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। आइए जानते हैं दोस्तों बागवानी फसलों के बारे में। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फल जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट का विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अखरोट की जो है खेती है, यहाँ सेब तोड़ा जा रहा है और ये अनार की फसल है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर देखिए सब्जियों की कृषि की गई है। ये मटर की खेती है। ये देखिए फूल गोभी यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। टमाटर की फसल है और ये बैंगन है दोस्तों।
दोस्तों अखाद्य फसलें भी कई भारत में कई अखाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं और ये अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रबर रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये उगाई जाती है और इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयोग होता है और रबर भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और रेशम जो है ये रेशम के कीट के कोकून से मिलता है। कपास कपास भारत में कपास का पौधे को मूल स्थान भारत को माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई और पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास जो है खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में कुल 6 से 8 महीने लगते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। एक और अखाद्य फसल में रेशेदार फसल है जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है और यहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। उसके बहते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, देखिए उड़ीसा, मेघालय ये सब जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट से बोरी, चटाई, रस्सी, तंतुआ धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों की पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग बहुत ही कम हो गई है। आइए जानते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में। दोस्तों भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन का प्रयोग करने से कृषि का विकास अवरुद्ध होता है और इसकी गति मंद होती है। सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून पर निर्भर हैं। दोस्तों खेती के लिए बढ़ती जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस खाद्यान्न की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली जो कृषि है कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधारों से जूझ रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी समाप्त करने की प्राथमिकता की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य मुद्दा रहा था। दोस्तों भूमि सुधार के अनेक कानून बने, लेकिन इनके लागू करने में ढील की गई। 1970 और 60 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, लेकिन इनके कारण जो है कुछ क्षेत्रों तक इनका विकास सीमित रहा। 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ये संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया था। दोस्तों किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी चलाई गई है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वो अपने कृषि संबंधी समस्याओं का हल निकाल सकें। दोस्तों भूदान ग्रामदान क्या था? महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह की तरह भाग लिया था, उनको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनको गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था हो गई थी और गांधी जी की शहादत के बाद उन्होंने उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश की पदयात्रा की थी। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन ग्रामीणों ने उनसे आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया,
लेकिन उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया। लेकिन कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, कृषि जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में बहुत अधिक योगदान करती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की 52% जनसंख्या के लिए ये आजीविका का साधन है। दोस्तों, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो अंशदान है वो घट रहा है, लेकिन क्या है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ रहा है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार इसके आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत है। भारत में कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अनेक प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, कृषि सेक्टर में विशेष रूप से जो है विकास करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों और सहायकी कम करने के फसल उत्पादन की लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जो कृषि उत्पाद हैं उन पर आयात कर घटाने से देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार भी घट रहा है। दोस्तों, देश के अनेक राज्यों में किसानों की आत्महत्याएं करने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि किसानों के पास कर्ज लेने के बाद उसको पूरा करने के लिए उतनी आय नहीं हो पाती है। ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? दोस्तों, वैश्वीकरण एक ऐसी घटना है जिसने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। उपनिवेश काल में ये स्थिति थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भारतीय मसाले दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत के किसान इन फसलों को उगाते थे। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास की ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। और 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इस क्षेत्र में किसानों की नील खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं कृषि से जुड़ी हुई हैं। किसान जो है नील उत्पादन के लिए भड़क गए थे, क्योंकि उनके उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। दोस्तों, 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि दुनिया में विकसित देशों से स्पर्धा नहीं कर सकती, क्योंकि अन्य देशों में कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती है, जबकि भारत में नहीं। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। अगर जो भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों में घिरी है। हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया और इससे भूमि की गुणवत्ता में हनन शामिल है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विकसित और विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि जो है उसका अत्यधिक प्रचलन है। ये उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है और पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जैसे आकार बढ़ रहा है तो जोतों पर खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है।
भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए, यानी एक के बाद दूसरी फसल लगानी चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आमदनी बढ़ेगी, पर्यावरण के ह्रास में कमी आएगी, फल, औषधि पौधे, बायोडीजल फसलों का उत्पादन किया जाएगा, इसमें कुछ में कम सिंचाई की आवश्यकता होगी और भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार से कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, यदि अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलें उगाई जाएं तो भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में ये एक आपदा के रूप में देखा गया, लेकिन यदि हम कीमती फसलों के उत्पादन निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो भी हम चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस पे गहन विचार विमर्श की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय जो था कृषि में हमने देखा कि कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, भारत में जो है कृषि का पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है, किन किन फसलों की खेती की जाती है और प्रमुख फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।